संस्कृत प्रेमियों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का विषय हमारा अशुद्धि शोधनम। देखिए क्या होता है, जब हम संस्कृत सीखते हैं ना तो कुछ शब्द रूप देखे, कुछ धातु रूप देखे और अनुवाद करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु अनुवाद प्रारंभ करते समय हमें यह बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आखिर हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि वाक्यों में शुद्धि ना हो और हम वाक्यों को बहुत शुद्ध रूप में लिख सकें। तो वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे पुरुष की, यानी प्रायः हम अनुवाद करते समय पुरुषों में गलती करते हैं। प्रायः हम लोग बोलते हैं अहम पठती, तो जब हमें पुरुष का ज्ञान होता है तो हमें पता लगता है वहाँ पठती नहीं पठामी होना चाहिए। उसी प्रकार अनुवाद करते समय हम लोग दूसरी गलती करते हैं बहुत बड़ी, वचन की। जैसे हम लोग ने वाक्य बोल दिया अहम पठामह, तो जब हमें पता लगता है पठामा तो बहुवचन का है, वहाँ एक वचन आना चाहिए, तो क्या होगा अहम पठामा। उसी प्रकार अगली जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कारकों में गलती करते हैं। हमें पता है वहाँ पे होना चाहिए वृद्धा दंडात चलती, हम सोचते हैं ऐसा, हमें लगता है कि वृद्धा दंडात चलती, वृक्षेण पत्रम पतती, ऐसे वाक्य हम लिख देते हैं। परंतु जब हम पता लगता है कारक के अनुसार वहाँ पे होगा वृद्धा दंडेन चलती वृक्षात पत्रम पतती। ये गलतियां सामान्य हम लोग सभी करते हैं, तो इस 3 प्रकार की गलतियों से हमें हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी गलतियां हैं, उनको मैं बताऊंगा कि हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है लिंग का ध्यान देना चाहिए हमें कि स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है या नपुंसक लिंग शब्द है। संख्याओं में गलती करते हैं, मान लो मैंने बोल दी एकः बालिका गच्छति, परंतु हमें पता है वहाँ पे बालिका है तो एका शब्द होगा। तो ये लिंगों में हम लोग गलतियाँ करते हैं, संख्या और लिंग दोनों ही हमें ध्यान देना चाहिए। सर्वनाम शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद यदि कुछ बचता है ना तो हम लोग उपपद विभक्ति या अव्ययों के प्रयोग में गलती करते हैं। जैसे हमें पता है हम लोग सामान्य वाक्य बोल देते हैं, लिख देते हैं कि बालकः गृहस्य बहिः अस्ति, परंतु हमें पता होना चाहिए कि बहिः के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। तो वाक्य क्या बनेगा, बालकः गृहात् बहिः अस्ति। इसी प्रकार जब हम देखेंगे आगे सह का प्रयोग है तो रामः श्यामेन सह गच्छति में सहयोगी तृतीया होती है, इस प्रकार का ध्यान देना है। और जैसा आपको पता है विशेषण विशेष्य हो, संज्ञा हो या कोई भी चीज़ हो, हमें बहुत ध्यान देने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद अंत में ये गलतियाँ तो हम लोग सामान्य करते हैं, इसके अलावा क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं और क्या क्या है जो हम ना करें, इन सभी का अभ्यास मैंने इस पीपीटी में दिया है। तो जिनकी भी संस्कृत को शुद्ध लिखने की इच्छा हो या सोचता है मैं संस्कृत शुद्ध लिखूं, वह इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन ध्यान से देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस है वो जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का विषय अशुद्धि शोधनम। जैसा कि हम सबको पता है हमारे चैनल का उद्देश्य क्या है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो भी विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं उनको किसी भी विषय में जो कि संस्कृत के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं उसमें कोई परेशानी ना हो, अर्थात ये सारे विषयों का समावेश इस चैनल पर किया जाए। हम लोगों का यही उद्देश्य होता है। तो चलिए आज एक नए विषय की तरफ से बढ़ते हैं हम लोग। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज का हमारा विषय होने वाला है अशुद्धि शोधनम। तो अशुद्धि शोधनम का भाव क्या लिया जाता है या फिर अशुद्धि शोधनम कहते किसे हैं। तो यहाँ पे सामान्य सी बात बता रहा हूं, जब हम संस्कृत सीखना प्रारंभ करते हैं तो वाक्यों में बहुत सारी अशुद्धि होती है, परंतु मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम उन अशुद्धियों को शिक्षकों की सहायता से धीरे धीरे दूर करते रहते हैं। और जब हमारी अशुद्धियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं तब हम एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया अनुवाद कर पाते हैं। तो चलिए आज का विषय है अशुद्धि शोधनम। तो आज देखते हैं वाक्यों में आने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, परंतु अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की शुद्धियां होती हैं, आज हम उस विषयों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियोस उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं जो कि संस्कृत सीखना चाहते हैं और संस्कृत बोलना चाहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पहले शुद्धियों के प्रकार क्या होते हैं।
पुरुष, लिंग, वचन, लकार, विशेषण, विशेष्य, संख्या, कारक आदि की दृष्टि से वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। अब देखते हैं ये अशुद्धियां कहाँ कहाँ पर होती हैं और इस कहाँ पर संभावना रहती है जहाँ अशुद्धियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको उस अशुद्धियों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा कि ये विषय होते हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर अशुद्धि करते हैं। पुरुष संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि, लकार संबंधी अशुद्धि, संख्या संबंधी अशुद्धि और विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि। मैं बता दूं ये 9 प्रकार हैं। इसमें और भी प्रकार चाहे तो आप बना सकते हैं, तो सामान्य तौर पर ये जो 9 प्रकार हैं आगे मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा और अच्छे से विवेचन करूंगा कि इन गलतियों को कैसे दूर किया जाए उदाहरणों के माध्यम से। तब तक आप इन 9 प्रकार की अशुद्धियों को स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे और अभ्यास कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला हमारा विषय है पुरुष संबंधी अशुद्धि। तो अब कुछ अशुद्धि संशोधन करें, अर्थात अशुद्धि संशोधन करने का भाव है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करें हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और हम लोगों को क्या क्या ठीक करना है। ठीक है, तो यहां देखिए पुरुष संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो ये किस प्रकार की पुरुष संबंधी अशुद्धि, इसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ वाक्य लिखते हैं, अहम पठती त्वम पठती। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है अहम पठती और त्वम पठती में कि भाई ये अशुद्धि क्या है। तो देखिए जैसे कि हम सभी को पता है यहाँ पे 30 शब्द है, आखिर कुछ तो गलती है, यहाँ विभक्ति है, कुछ तो गलती है। क्यों सीखा है कर्ता और क्रिया एक जैसी होनी चाहिए। क्या पठती का कर्ता त्वम है या अहम की क्रिया पठती है? देखते हैं इस सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। ये है इस सवाल के जवाब। इसका राइट आंसर होगा अहम पठामी। इसका सही जवाब होगा अहम पठामी। तो जैसे कि आपने देखा इसका राइट आंसर है यहाँ पे अहम पठामी। तो त्वम पठती का क्या होगा? क्योंकि देखिए ऊपर वाले वाक्य में क्या है, पुरुष बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अहम उत्तम पुरुष है और पठती उत्तम पुरुष की क्रिया नहीं है, परंतु पठामी ही उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो इसलिए अहम पठामी। ऐसी प्रकार त्वम पठती में त्वम हम सबको पता है मध्यम पुरुष है, तो इसकी क्रिया हुई मध्यम पुरुष की, त्वम पठसी। तो आशा है आपको पुरुष विचार संबंधी आपकी अशुद्धियां दूर कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धि। आराम से करना है, इनका अभ्यास भी करना है, तभी हमारी चीज दूर होगी। तो जैसे यहाँ 2 वाक्य लिए हम लोगों ने वचन संबंधी अशुद्धि, यानी हम सबको पता है संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष तो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया, मान लो जैसे हमने कर लिया वहां अहम पठामी त्वम पठती त्वम पठसी, ये पुरुष के अनुसार बिल्कुल ठीक है। परंतु यहाँ पे देखिए ये गजाह धावती प्रथम पुरुष में है, वृक्षौ संतेरे प्रथम पुरुष में है, परंतु अशुद्धि क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से, गजा आपका बहुवचन का है और धावती कौन सा वचन है ये आप खुद अंदाजा लगाइए। इसी प्रकार वृक्षौ आपका कौन से वचन में और संति कौन से वचन में, यानी हमने वचनों में गलती कर दी तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है, हमारा अनुवाद गलत हो जाता है। तो देखिए पहले का क्या होगा राइट, गजा धावती। क्यों हुआ ऐसा? प्रथम पुरुष तो है ऊपर वाला बिल्कुल, गजा धावती बिल्कुल प्रथम पुरुष में है, परंतु वचन में अशुद्धि है। तो राइट आंसर क्या होगा? गजाहा धावन्ति। तो उसी प्रकार वृक्षौ संति में वृक्षौ आपका द्विवचन का है, तो संति में कौन सा वचन होना चाहिए? जी हाँ, द्विवचन ही होना चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? वृक्षौ स्तः। अब आगे देखते हैं, अगला पड़ाव हम लोगों ने तैयार किया था। अगला पड़ाव हमारा लिंग संबंधी अशुद्धि। जैसा कि पूर्व की वीडियोस में मैं आपको सारे विषय बता चुका हूं कि भाई पुरुष क्या होता है, वचन क्या होते हैं, यानी पुरुष विचार बता चुका हूं, वचन के विषय में बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे आगे आपको बता देता हूं कि इसमें यहाँ पे क्या है, लिंग संबंधी अशुद्धि।
अब लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे दूर करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको लिंग परिवर्तन भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए वाक्य हमारे पास 3 है। राम से मित्र, राम का मित्र है। तौ कदली फलौ खातः, वे 2 कदली फल को खाते हैं। छात्रा पुस्तकान पठन्ति, अनेक छात्र पुस्तकों को पढ़ते। परंतु यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, हमें लिंग का पता होना चाहिए कि मित्र में कौन सा लिंग है, कदली फल में कौन सा लिंग है, पुस्तकान में कौन सा लिंग है। तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे आपको पता है इस मित्र का लिंग सही नहीं है, इस मित्र में लिंग सही नहीं है। इसी प्रकार कदली फलम का लिंग ठीक नहीं है, पुस्तकान का लिंग ठीक नहीं है। तो क्या होगा, मित्र में कौन सा लिंग होता है, जी हाँ सही पहचाना, मित्रम। क्यों मित्रम हुआ, मित्रम शब्द नपुंसक लिंग, फलम और पुष्पम की तरह, है ना। और कदली फल भी आपको स्वाभाविक बात है नपुंसक लिंग होता है, तो फलव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राम रामो ये पुल्लिंग का शब्द है, इसके स्थान पे क्या होगा, कदली फले, फलम फले फलानी, सही पहचाना आपने। उसके बाद छात्रा पुस्तकान पठन्ति, तो यहाँ पे हम सबको पता है पुस्तकान जो है आपका पुल्लिंग दे दिया, परंतु पुस्तकम शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग, तो क्या हुआ पुस्तकानी। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को ठीक कर लेंगे और हमारे वाक्य सही बनेंगे। और जैसे आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें लिंग का ध्यान देना है और लिंग संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में नहीं करनी है, और हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। और परीक्षाओं में भी जैसे यहाँ रेखांकित शब्द है कदली फलौ पुस्तकान मित्र, ऐसे ही निर्देश होता है, उसी शब्द को हमें ठीक करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ाव हमारा कौन सा है, सोचिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही याद किए थे सारे बिंदुओं को। अगला पड़ाव है कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धि। अब भाई कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार के वाक्य आते हैं इसमें, ये देखते हैं पहले कुछ वाक्यों के माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा है गोपालः चित्रस्य पश्यति वृद्धा दंडेन चलति, तो जैसे हम लोग सामान्य सा यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, वही चित्रस्य, इसका मतलब क्या, जब हमने कारक पढ़ा तो हमें पता लग रहा है कि चित्रस्य में ये तो षष्ठी भक्ति का पाठ है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, गोपाल चित्र का देखता है, बड़ा और सा शब्द लगा और ये कारक लग भी नहीं रहा है कि हमारे वाक्य से मैच कर रहा है। तो दंडे, इसका अर्थ सामान्य क्या होगा, वृद्ध दंडे में चलता है, ऑड वाक्य है। तो स्वाभाविक बात जब ऑड है तो कुछ ना कुछ कारक विभक्ति यहाँ पे गलत प्रयोग की गई है, तो इनकी विभक्तियों को कैसे सही करेंगे, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे होगा गोपाल चित्रम पश्यति, अब ठीक लग रहा है ना, गोपाल चित्र को देखता है। तो जब भी कोई वाक्य करेंगे तो सामान्य कारकों का नियम जरूर अप्लाई करेंगे वहां पे, और प्रयोग करके देखेंगे कि हमारा वाक्य सही लग रहा है अर्थ की दृष्टि से। जब अर्थ की दृष्टि सही होगा तो हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा, और शुद्ध वाक्य लिखना संस्कृत पढ़ने का अर्थ स्पष्ट करता है। अब देखिए यहाँ वृद्धा दंडे चलती, यानी दंड में नहीं होगा, इसका होगा डंडे से चलता है, बूढ़ा डंडे से चलता है, तो डंडे का स्थान पे क्या होना चाहिए, दंडेन। तो इस प्रकार की शुद्धियां हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस पाठ में आपको कारक और विभक्ति संबंधी जो गलतियां हम लोग करते हैं उसका पता लग गया है। अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला पड़ाव हमारा कौन सा है, पहचानिए। अगला पड़ाव है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यानी सर्वनाम में भी हम लोग गलतियां कर सकते हैं। अनुवाद करते समय, वाक्यों को लिखते समय सर्वनाम में भी गलतियां होती हैं, और परीक्षाओं में भी संबंध इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हमें उत्तर करना होता है। जैसे मान लो आपका प्रश्न आ गया, ऐसा अश्वः अस्ति, तो हम सबको पता है अश्वः शब्द यहाँ पे पुल्लिंग दिख रहा है साफ साफ, और उसका सर्वनाम शब्द यहाँ पे दिया है तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ गलती है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा के स्थान पे क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए, जी हाँ ऐसा के स्थान पे ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि अश्वः ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द है, तो ऐसा भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। तौ कन्या में देखिए ते कन्ये स्तः, किसा ते आया ना, क्योंकि कन्या स्त्रीलिंग है द्विवचन, तो द्विवचन और स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम शब्द आएगा। तो ऐसा और ते ये सर्वनाम शब्द के प्रयोग थे। प्राय सर्वनाम में भी हमें सावधानी रखनी है और इस प्रकार की शुद्धियां हम लोग करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला विषय जो है, सोचिए कौन सा टॉपिक है इसमें, अशुद्धियों में है ये उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि। भाई बहुत खूब। उपपद विभक्ति तो पूर्व के हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, और पूरे संस्कृत अनुवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है उपपद विभक्ति। अब देखते हैं इस प्रकार की शुद्धियां कैसे होती है। यहाँ एक वाक्य हम देख रहे हैं, रामा मित्रस्य सह भ्रमति। देखिए कारक की दृष्टि से पूरे वाक्य में कोई गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं कारक की दृष्टि से कोई गलती नहीं है। क्यों भाई, इसका मतलब क्या हुआ, राम मित्र के साथ घूमता है, बिल्कुल ठीक। और अगले वाक्य का मतलब क्या है, अनेक बालक घर के बाहर खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम गृहस्थ देख रहे हैं यहाँ पे जो लगा है, हम देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति है, बिल्कुल हमारा वाक्य ठीक है, सह स्य, है ना। परंतु ये जो है ना, ये जो एक शब्द है सह, ये एक उपपद विभक्ति का शब्द है। एक प्रकार से उपपद विभक्ति कह लीजिए या आप अव्यय कह लीजिए, ये जब भी आते हैं वाक्य में तो कुछ चेंज करते हैं। तो सह का रूल क्या है, सह के साथ हमेशा आपको पता होगा कि तृतीया विभक्ति आती है। इसी प्रकार से आपका यही पता होगा आपको कि वही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। तो वो किसको चेंज करेगा, अपने निकट वाले शब्द में। तो मित्र से के स्थान पे क्या होगा, सोचो और फिर लिखो। मेरे बताने के बाद यदि आपने लिखाया तो कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे बताने से पहले ही अपनी नोटबुक पे लिख लो। तो राइट आंसर है मित्रेण, बिल्कुल सही है। यानी सिर्फ उसने हमारा कारक बिल्कुल ठीक है, मित्र के साथ घूमता है, परंतु सह जो अव्यय है, सह जो उपलित शब्द है, इसने इसके रहने पर निकट वाले शब्द में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तृतीया विभक्ति में होता है। उसी प्रकार वही का परिवर्तन किसमें होगा, जी हाँ सोचिए, वही का परिवर्तन पंचमी विभक्ति में होता है। तो गृहस्थ के स्थान पे क्या होगा, जी हाँ गृहात्। तो उम्मीद है आपने उपपद संबंधी अशुद्धियां समझ ली होगी, और इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आता है तो आप लोग कर सकते हैं अच्छे से ना। अब यहाँ पे अगला देखते पड़ाव कौन सा है, अगला पड़ाव है लकार संबंधी अशुद्धि। जी हाँ, अब इसको देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार की शुद्धि होती है। जैसा कि मैं अव्यय के आपको वीडियोस में पहले ही बता चुका हूं कि अव्यय बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ अव्यय विभक्तियों को चेंज करते हैं, कुछ अव्यय लकार को चेंज करते हैं। तो अभी तो ये मैं स्पेशल इस कंटेंट पे बात कर रहा हूं जो हमारा अभी का टॉपिक है इस स्लाइड पे, यानी लकार संबंधी अशुद्धि। देखिए ध्यान से, अद्य, इदानीम, अधुना इत्यादि जो अव्यय हैं उस जब भी आते हैं वाक्य में तो अंत में लट लकार होता है। उसी प्रकार श्वः, परश्वः, परप्रश्वः, ये आगामी वर्षे, मासे, जब भी ऐसे शब्द होते हैं तो भविष्य काल होता है था लिट लकार होते हैं। इसी प्रकार गत, ह्य, प्रह्य, प्रप्रह्य इत्यादि जब भी शब्द होते हैं तो उन सभी वाक्यों के अंत में भूतकाल होता है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं श्वः शब्द है, देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ श्वः शब्द है, तो श्वः शब्द के रहते क्रिया में कौन सा लकार होता है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था, सोचो। और यदि आपने पीछे की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्णन भी करके बताया है कि श्वः जब भी आता है वाक्य में तो क्रिया में कौन सा लकार होता है। पहचान लिया, सोच लिया, तो पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिख लेंगे, फिर आगे का वीडियो प्ले करेंगे। लिख लिया सबने? चलिए अब मैं आगे का आपको आंसर बताता हूँ। स्व आने पे यहाँ पे वाक्य बन गया पठिष्यति, सह स्वः अत्र पठिष्यति। तो पठिष्यति होने का रीजन स्व है। तो आप समझ के किस प्रकार से लकार में यदि हमने सावधानी नहीं दिया तो हमारा वाक्य पूरी तरीके से गलत हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार की अशुद्धि की गई है। यहाँ यानी पठिष्यति शब्द आया है यहाँ पे इसी वजह से ना। अब आगे देखिए, गीता या श्लोकम वदति में भी या के रहने पर क्रिया बदल जाती है और भूतकाल में बदल जाती है। तो क्रिया यहाँ पे देखिए वदति के स्थान पे क्या हो गया, अवदत। किस कारण से हुआ, तो यह के आने पर ही हुआ। तो उम्मीद है आपको रेखांकित शब्द को शुद्ध करना आप सीख गए होंगे, और आपको अभी ये भी मैंने हिंट कर दिया है कि लकार संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना है। अब देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा है, सोचते हैं थोड़ा सा, उस पर काम करते हैं। संख्या संबंधी अशुद्धि। पीछे की वीडियोस में मैं संख्या प्रयोग आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं, और इस वीडियोस में यहाँ देख रहे हैं हम लोग संख्या संबंधी अशुद्धि।
तो संख्या संबंधी अशुद्धि कैसे दूर होगी देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कुछ वाक्य बता रहा हूँ, जैसे परीक्षाओं में आते हैं वो वाक्य दे रहा हूँ, यानी रेखांकित जरूर होगा वो शब्द, वो वाक्य जिसका हमें शुद्ध करना है। तो यहाँ द्वौ और एकम शब्द है। आगे शब्द द्वे, द्वौ बालिके, ठीक है, आगे जो भी हो, द्वे बालिके, क्रीडतः, हस्तः इत्यादि जो भी हो, परंतु यहाँ बड़ी बात क्या है, बालिके शब्द तो स्त्रीलिंग का है और द्वौ शब्द दिया है। तो जब हम संख्या सीखे हैं तो हमें पता है स्त्रीलिंग में द्वौ नहीं होता। तो सोचिए क्या होता है, और पहले आप उत्तर पुस्तिका में लिख लो। इसी प्रकार पुत्र शब्द तो पुल्लिंग का दिख रहा है और यहाँ एकम नपुंसकलिंग का है, तो ये भी गलत है। बालिके शब्द यहाँ दिख रहा है हमें स्त्रीलिंग का है और द्वौ पुल्लिंग का शब्द, ये भी गलत है। तो क्या होगा, सोच लिया, लिख लिया, मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा द्वे बालिके, यानी दो बालिकाएं। सिर्फ एकम पुत्र के स्थान पर क्या होगा, पहचान लिया, जी हाँ, एक पुत्र। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रकार से आगे भी अभ्यास कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि आपके संख्याओं में गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ाव देखते हैं क्या आ रहा है। विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धि। जी हाँ, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो प्राय हमारे से ये भी अशुद्धि होती है। ये कैसे अशुद्धि है देख लेते हैं आगे वाक्यों में। वाक्य देखने के बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अशुद्धि किस प्रकार से होती है। यहाँ देखिए वाक्य लिखा है, एषा विशालः वाटिका अस्ति। यहाँ पे मान लीजिए रेखांकित शब्द ये है, ऐसा जरूर निर्देश होगा। यदि आपको बिना रेखांकित शब्द कोई भी मिलता है तो वाक्य गलत होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि किसको सही करना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या हो जाएगी। यदि मान लो विशाला है और कहीं रेखांकित नहीं है तो आप अपने मन से एषा को भी चेंज कर सकते हैं, फिर वाटिका को भी चेंज कर सकते हैं, परंतु निर्देश होना जरूरी है, तभी आप सही कर पाएंगे। जैसे नीचे की वाक्य में मधुरा निर्देशित है, तो अब सोचिए यदि यहाँ विशाला शब्द रेखांकित है तो हमारा वाक्य क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ एषा शब्द स्त्रीलिंग का है, वाटिका शब्द स्त्रीलिंग का है और अस्ति तो नॉर्मल क्रिया है। तो अब यहाँ दिख रहा है एषा स्त्रीलिंग, वाटिका स्त्रीलिंग, तो विशाला तो पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग ऑड है शब्द है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वाटिका रेशा के अनुसार विशा। सोचिए, दिमाग लगाइए, विशा आगे क्या होगा। जी हाँ, आपने आंसर लिख लिया होगा, अभी मैं उस क्षण के बाद उत्तर बताता हूँ। इसी प्रकार रामा शब्द है, फलम शब्द और खाद्य शब्द है। तो वाटिका शब्द का विशेषण और विशेषिका बात है यहाँ पे। तो विशेषण क्या है, विशाला। इसी प्रकार फलम शब्द का विशेषण क्या है, मधुरा, है ना, विशेषण और विशेषण। तो मधुरा शब्द में चेंज होना है कुछ, है ना, किसके अकॉर्डिंग, फलम के अनुसार। तो देखते हैं क्या चेंज होता है। तो वाटिका स्त्रीलिंग है तो विशाला का हो जाएगा विशाला वाटिका, एषा विशाला वाटिका अस्ति। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों चेंज हुआ, विशाला क्यों बना, क्योंकि वाटिका स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार यदि फलम नपुंसकलिंग है तो मधुरा का क्या होगा, सोच लिया, जी हाँ, सही पहचाना, मधुरा का हो जाएगा मधुरम। तो इस प्रकार से हमने इस पड़ाव को भी अच्छे समझ लिया, अच्छे से कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज का विषय बहुत अच्छे स्पष्ट हो गया होगा। और ये भी पता लग गया कि जब भी हम अनुवाद करें या कोई वाक्य देखें तो इन सब पहलुओं पे हमें ध्यान देना है ताकि वाक्यों में हमारी अशुद्धि ना हो। तो अब बारी है आज के अभ्यास कार्य की। तो आप सभी लोग इस अभ्यास कार्य का उत्तर कमेंट में जरूर देंगे और बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे देखने के बाद, ठीक है। तो पहले आप इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे मैंने खाद्य शब्द को रेखांकित किया है, तो आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो आप परीक्षा मुझे बताइए अभी कमेंट करके कि अहम फलम के बाद यहाँ पे क्या क्रिया आ सकती है, क्योंकि आपका खाद्य शब्द अशुद्ध है। तो कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। उसी प्रकार दूसरा देखिए, द्वौ कन्ये पतः, आपको बताना है यहाँ पे द्वौ शब्द रेखांकित है, ये किस पार्ट के अंदर आता है और द्वौ शब्द का क्या चेंज होगा, ठीक है, क्या बनेगा। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण है, यहाँ पे वृक्षात पत्रः पतन्ति शब्द है। अब आपको बताना है पत्रः के स्थान पे क्या होगा, और ये तीनों ब्लैंक्स को भरने के बाद आप कमेंट्स में जरूर आंसर लिखिएगा कि इसके आंसर्स क्या बनते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।